नमस्कार। आने वाले लोकसभा चुनावों में बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहेगा, इसके बारे में सभी राजनीतिक पंडित सोच रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी वैसे तो तकनीकी तौर पर राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन उसका जो मुख्य चुनावी रणक्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश ही है। मायावती की हमेशा से एक खास चुनावी स्टाइल रही है कि वो जब जब सत्ता में आती हैं तब तब सत्ता का बेरहम इस्तेमाल करती हैं अपने एजेंडे को लागू करने के लिए। लेकिन जब वो सत्ता से बाहर रहती हैं तो वो एक खामोशी अख्तियार कर लेती हैं। उनका किसी भी तरह के संघर्ष में, विरोध प्रदर्शन में कोई यकीन नहीं है। ये ज़रूर है कि वो कभी कभी कोई रैली वगैरह करती हैं और उनकी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो उनके जन्मदिन पर बड़ी तादाद में धन की उगाही कर कर उनके सामने पेश करते हैं। मायावती बहुजन समाज पार्टी की सर्वोच्च नेता हैं। काशीराम के जाने के बाद पार्टी की कमान मुकम्मल तौर पर उनके हाथों में आ गई। बहुजन समाज पार्टी ने बहुत धीमे धीमे शुरुआत की उत्तर प्रदेश में, और एक वक्त ऐसा आया कि तीन तीन मरतबा भारतीय जनता पार्टी की मेहरबानी से मुख्यमंत्री बनने वाली मायावती अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार की मुख्यमंत्री बनी। लेकिन मायावती की जो पार्टी है उसका जो ग्राफ है वो बहुत तेज़ी के साथ नीचे गिरा। 2014 के लोकसभा चुनाव में मायावती को एक भी सीट नहीं मिली। इसके बाद 2019 के चुनाव में अखिलेश यादव की जल्दबाजी और नासमझी की वजह से बहुजन समाज पार्टी ने फ़ायदा उठाया और समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन में शामिल होकर चुनाव लड़ा और मायावती की पार्टी 0 से 10 तक पहुंच गई। लोग इस बात पर बहुत ताज्जुब करते हैं कि एक ऐसी पार्टी जिसको ज़बरदस्त बहुमत मिला, 2007 में 206 सीटों के साथ उसने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, आखिर क्या वजह रही कि वो इस तरीके से पिछड़ती चली गई। 2017 में उसकी महज 19 सीटें आईं विधानसभा में। जो 1989 के बाद जो चुनाव हुए विधानसभा के, उसके बाद उसका सबसे कमतर प्रदर्शन था। उस वक्त बहुजन समाज पार्टी पहली मर्तबा चुनावी रणक्षेत्र में कूदी थी। इसके बाद 2022 के चुनाव में तो हद हो गई। कोई ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था कि बहुजन समाज पार्टी की ये हालत होगी कि कभी 206 सीटें जीतने वाली पार्टी एक पर आ जाएगी। और वो पार्टी, वो जो सीट है वो भी पार्टी की वजह से नहीं है। वहाँ से जो व्यक्ति जीता है उसका खुद का जनाधार है और वो ठेकेदारी वगैरह करता है और उसने धन के बल पर अपने पीछे काफ़ी लोगों को खड़ा किया। इसलिए ये कामयाबी भी मायावती की कामयाबी या बहुजन समाज पार्टी की कामयाबी नहीं कही जाएगी। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आज भी बहुजन समाज पार्टी के पास उसका कोर वोट बैंक बचा हुआ है। वो दावा तो करती है दलितों की और अति पिछड़ों की पार्टी होने का, लेकिन वो सही मायनों में सिर्फ दलितों के एक वर्ग जाटव समाज की पार्टी है और आज वही वोट बैंक उसके पास बचा हुआ है। पिछड़ों में जो गैर यादव है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और जो गैर दलित है वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसके अलावा यादव और मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ है। मायावती की पार्टी से टिकट लेने के लिए पहले बहुत भीड़ लगा करती थी। ये भीड़ अब भी लगेगी क्योंकि लोगों के पास बहुत पैसा है अनाप शनाप रास्तों से, और ये कहा जाता है कि अगर आप एकदम से सियासत में आना चाहते हैं तो बस आपके पास धन होना चाहिए। आप जाइए, उनके दरबार में पेश होइए, आपको टिकट भी मिलेगा और टिकट के साथ साथ एक मुश्त वोट बैंक भी मिलेगा। ये बात सही है कि 2022 के विधानसभा चुनावों में बहुजन समाज पार्टी महज एक सीट पर कामयाब हुई, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में जो 403 विधानसभा सीटें हैं उनमें से एक भी ऐसी सीट नहीं है जहां बहुजन समाज पार्टी ने 20, 30, 40, 50, 60, 70 हज़ार तक वोटें ली हैं। यानी कि उसके पास वोट बैंक तो है, लेकिन ये वोट बैंक सिर्फ उस तरीके से काम करेगा कि महज जो उम्मीदवार टिकट लेकर आएंगे वो चुनाव में जाएंगे, उनको चंद वोटें मिल जाएंगी। हाँ, ऐसा है कि अगर उनका खुद का कोई वोट बैंक हुआ उम्मीदवारों का तो जीत सकते हैं। जिस तरीके से मुसलमानों ने विधानसभा के चुनाव में पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी का साथ दिया, अगर उस तरीके से वो मायावती के साथ चले जाएं तो यकीनन तस्वीर बदल जाएगी और काफ़ी हद तक जो बहुजन समाज पार्टी है
वो एक अवरोधक का काम करेगी भारतीय जनता पार्टी के सामने। लेकिन ऐसा होने की उम्मीद नज़र नहीं आती है, क्योंकि मायावती को 3 मरतबा जो मुख्यमंत्री बनवाया है वो भारतीय जनता पार्टी ने बनवाया है। और आज भी कहीं ना कहीं ये बातें कही जाती हैं कि अगर चाहे राज्य में या केंद्र में कुछ सीटों की कमी पड़ती है तो हो सकता है कि मायावती भारतीय जनता पार्टी की सहायता करें या फिर भारतीय जनता पार्टी मायावती की सहायता करे। अब खैर वो दौर दूसरा है। वो जो वक्त था उत्तर प्रदेश में 15 बरस तक उत्तर प्रदेश की राजनीति समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच चलती रही। 2002 में जो चुनाव हुए उसके बाद मायावती ने सरकार बनाई, लेकिन उस सरकार को उन्होंने खुद ही फिर छोड़ दिया। उसके बाद मुलायम सिंह यादव ने सरकार बनाई और इस सरकार में यादव और मुसलमानों के अलावा अगड़ी जातियों का भी समर्थन रहा। फिर 2007 में अगड़ी जातियों में एक बात रही कि जो ब्राह्मण समुदाय था उसका झुकाव हमेशा बहुजन समाज पार्टी की तरफ रहा और जो राजपूत समुदाय है उसका झुकाव समाजवादी पार्टी की तरफ रहा। और इसी झुकाव की वजह से 2007 में ब्राह्मण पूरी तरीके से बहुजन समाज पार्टी के साथ चले गए और तमाम राजनीतिक पंडितों की भविष्यवाणी को धता बताते हुए बहुजन समाज पार्टी 2007 में 206 के पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने में कामयाब रही। उसके बाद 5 साल तक एक बड़ा ख़तरनाक दौर चला। SC/ST के चाबुक का बड़े बेरहमी से इस्तेमाल किया गया। इसकी वजह से मुसलमान, यादव, राजपूत तमाम जातियां इकट्ठी हो गईं और 2012 के चुनावों में, जैसे 2007 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को अप्रत्याशित समर्थन मिला था, 2012 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को अप्रत्याशित समर्थन मिला और वो 224 सीटों के साथ पहली मर्तबा अपने दम पर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने में कामयाब रही। अब आलम यह है कि उत्तर प्रदेश में मायावती को या उनकी पार्टी को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है। ये बात सही है कि उनके पास एक कोर वोट बैंक अब भी है और इसी कोर वोट बैंक के चक्कर में हो सकता है कि उसके दर पर टिकट मांगने वालों की भीड़ दोबारा से लगे। ये बात सही है कि अभी उत्तर प्रदेश में जो गठबंधन है उसकी शक्ल पूरी तरह से साफ नहीं हुई है। ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन करेगी, लेकिन कांग्रेस के कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया जाए। अगर बहुजन समाज पार्टी के साथ कांग्रेस गठबंधन करती है तब भी उसे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस के पास खुद का तो कोई वोट बैंक नहीं है। सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के साथ जो है वो एक वोट बैंक जुड़ा हुआ है। मायावती को एक चुनौती उस नए लड़के चंद्रशेखर से भी मिल रही है। चंद्रशेखर की जो पार्टी है उसका समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है और अखिलेश यादव उसे बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। जयंत चौधरी के साथ उनका उससे भी एक गठबंधन था। जयंत चौधरी तो खैर भाग गए। और रहा अखिलेश यादव का सवाल, तो उनके लिए तो कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर उन्हें राजनीतिक परिपक्वता का पाठ सीखना है तो बिहार में तेजस्वी यादव से सीखना चाहिए कि किस तरीके से राजनीति में एक शालीनता के साथ और विनम्रता के साथ अपने शत्रु को ध्वस्त किया जाता है। अब आने वाले वक्त में अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में मायावती की पार्टी का प्रदर्शन सही नहीं रहा, उसने अगर अपने 2019 के प्रदर्शन को दोहरा दिया और अगर वो 10 सीटें लाने में भी कामयाब रही, तब भी बहुजन समाज पार्टी का वजूद रहेगा। वरना आने वाले वक्त में ऐसा होगा कि जो मायावती हैं उनके बारे में ये कहा जाएगा कि एक थी मायावती और उनकी जो पार्टी है, जो उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है, अपना फॉरेन रिटर्न भतीजा, आने वाले वक्त में चंद्रशेखर आज़ाद की जो आज़ाद समाज पार्टी है वो इनके फॉरेन रिटर्न भतीजे की बहुजन समाज पार्टी पर बहुत भारी पड़ेगी। नमस्कार, जय हिंद।